हेलो गाइस, नमस्कार, जोहार, आदाब, सत श्री अकाल। एग्जाम फाइटर नंबर 1 आप सभी का हार्दिक स्वागत साथियों। और आज जेट पेपर 2 इतिहास हिस्ट्री में हम लोग देखने वाले हैं अरब आक्रमण। अरबों का जो आक्रमण हुआ जिसे कि भारत में पहला सफल इस्लामिक आक्रमण माना जाता है, इसी के बारे में ए टू जेड। यहां से कोई भी प्रश्न आएगा इसके बाद आपको दिक्कत नहीं होगा। इस आक्रमण का पूरा जो सीक्वेंस था उसको देखेंगे। इस आक्रमण के क्या कारण थे, इस आक्रमण के क्या प्रभाव हुए, 3 सेगमेंट में देखेंगे। यानी पूरी तरह इसका सर्जिकल स्ट्राइक खत्म है ना, ये चैप्टर पूरी तरह खत्म। जो भी क्वेश्चन आएगा आप उसको करने की स्थिति में होंगे। एक महत्वपूर्ण सूचना, अगर आपका पेपर 2 इतिहास है, अगर आपका पेपर 2 इतिहास है तो इतिहास के लिए शानदार अवसर आपको एग्जाम फाइटर नंबर 1 दे रहा है कि 18 सालों के बाद जो जेट में आपको मौका मिल रहा है, जिसके माध्यम से आप बिना नेट बिना पीएचडी किए सीधे आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं सिर्फ जेट के आधार पर। और इसके लिए क्या करना होगा, आपको क्वालिफाई करना जरूरी है। तो क्वालिफाई कैसे कीजिएगा, क्वालिफाई करने के लिए आपको बिल्कुल सिस्टमैटिक तरीके से तैयारी करना होगा। और अगर आप सिस्टमैटिक तरीके से तैयारी करना चाहते हैं, आपके लिए बेस्ट प्लेटफॉर्म है एग्जाम फाइटर नंबर 1, जहां पर हमारे ऐप पर, यूट्यूब पे आपको वीडियो तो मिल रहा है, ऐप पर पूरा सिस्टमैटिक क्लास चल रहा है जिसका नाम है एग्जाम फाइटर नंबर 1 ऐप। इस ऐप पर जाना चाहते हैं तो इसका लिंक इसी वीडियो के नीचे हमने दे दिया है, उस लिंक को क्लिक कीजिएगा, ऐप डाउनलोड हो जाएगा। ऐप डाउनलोड हो जाएगा, इसके बाद स्टोर सेक्शन पे चले जाइएगा, नीचे आपके मोबाइल में स्टोर मिलेगा, यहाँ पर वहां जाइएगा, सारे क्लासेस आपको दिख जाएंगे। जैसे देखिए यहाँ पे पेपर 2 हिस्ट्री की क्लास है, इसको अगर आप क्लिक कीजिएगा ना तो ये देखिए हिस्ट्री की क्लास है। हिस्ट्री की क्लास में आपको पूरा रिजल्ट ओरिएंटेड क्लास रहेगा हमारा, लाइव और रिकॉर्डेड क्लास दोनों फैसिलिटी है, पीडीएफ नोट्स भी है, कॉन्सेप्ट को पूरी तरह क्लियर करेगा। यानी अगर आप क्लासेस नहीं भी कर पाते हैं लाइव में तो रिकॉर्डेड क्लास अवेलेबल रहेगा टिल एग्जाम तक। तो ये अपॉर्चुनिटी आपको मिस नहीं करना है। और पूरा सिलेबस का एक एक टॉपिक को हम लोग कवर करेंगे और बाद में प्रैक्टिस सेट भी 10-10 प्रैक्टिस सेट आपको बनवाएंगे, 10 प्रैक्टिस सेट। तो जल्द से जल्द अगर आप अभी तक नहीं जुड़े हैं क्लासेस में तो जुड़ जाइए और इसका फायदा उठाइए, ठीक है। तो फिलहाल अभी हम लोग क्या करेंगे ना, फिलहाल अभी हम लोग साथियों फिलहाल हम लोग क्लासेस पे आते हैं। ये इंपॉर्टेंट अपडेट थी और अब हम लोग क्लासेस पे आते हैं, क्लासेस पे चलते हैं। और क्लासेस के लिए आपको ऐप डाउनलोड कर लेना है। ऐप डाउनलोड करने में कोई दिक्कत होगा तो मैं आपको एक नंबर दूंगा, उस नंबर पे भी आप कॉल कर सकते हैं, ठीक है। उस नंबर पे आप कॉल कर लीजिएगा, आप कहीं भी दिक्कत होगा तो वहां पर आपको सोल्यूशन मिल जाएगा साथियों। तो ठीक है, हम लोग क्लासेस पे एंट्री करते हैं। सबसे पहले आप नंबर लिख लीजिए, अगर आपको कहीं दिक्कत है इस नंबर पे कॉल कीजिएगा, 7541840154, ये नंबर है। इस नंबर पे आप कॉल कर लीजिएगा, आपको जरूरी जानकारी मिल जाएगी। तो चलिए क्लासेस में एंट्री करते हैं। हम लोग पढ़ेंगे आज अरब आक्रमण। भारत में अरब आक्रमण कब हुआ, ठीक है। तो ये 8वीं सदी के आरंभ में हुई थी अरब आक्रमण। अरब आक्रमण को जान लीजिए, भारत में पहला सफल इस्लामिक आक्रमण था। और हम लोगों से पूछा जाता है अरब आक्रमण कहाँ हुआ था, है ना। सबसे पहले भारत में अरबों का आक्रमण कहाँ हुआ था, हम लोग आंसर में क्या बोलते हैं, सिंध। हम लोग बोलते हैं आंसर में कि सिंध में हुआ था, लेकिन ऐसा नहीं है। आप जब देखेंगे तो भारत में अरबों का प्रथम आगमन मालाबार तट पर हुआ था, एक व्यापारी के रूप में, ठीक है। और मालाबार तट कहाँ हमारा, केरल। यानी भारत में अरबों का पहला जो आक्रमण था वो कहाँ हुआ था, केरल में, केरल के मालाबार तट में। हालांकि सफल आक्रमण जिसको कह सके युद्ध के तरीके के रूप में, जब वो आए सिंध में लड़े, इसलिए लोग सिंध को बोलते हैं। लेकिन यहाँ पर वो पहला उसका जो आक्रमण केरल में हुआ था वो बहुत ज्यादा कह सकते हैं युद्ध के, भीषण युद्ध के रूप में नहीं था, बल्कि एक व्यापारी के युद्ध में रूप में आए थे और वो सफल हुए थे। अगर ऑप्शन में केरल भी रहे और सिंध भी रहे तो आपको केरल मारना है, ठीक है। ये अंदर की बात है। अभी आप अगर ऊपर ऊपर इतिहास को पढ़ते हैं तो आपको सीधे सिंध नजर आएगा, दूसरा केरल। अगर ऑप्शन में भी रहेगा तो आप गलत कीजिएगा। तो अतः भारत में इस्लाम का प्रथम आक्रमण पूछा जाएगा तो वो केरल होगा, ठीक है, न कि सिंध। ये क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यानी कह सकते हैं कि अरब
भारत में पहले मुस्लिम आक्रमणकारी थे। भारत में पहले मुस्लिम आक्रमणकारी कौन थे? तो अरब थे। इसके बाद महमूद गजनवी, मोहम्मद गोरी का जो आक्रमण हुआ था वो सब क्या तुर्की थे, वो तुर्क थे। यहां पूछा रहा है भारत में पहला अरब आक्रमण, तो अरब आक्रमण भारत में ये लोग तो जो प्रथम आक्रमणकारी थे मुस्लिम वो अरब लोग थे, यानी पहले मुस्लिम आक्रमणकारी। आपसे पूछा जाएगा भारत के पहले मुस्लिम आक्रमणकारी कौन थे? अरब, तुर्क और ऑप्शन में कुछ दे देगा। तो सबसे पहला मुस्लिम आक्रमणकारी अरब थे। ठीक है, अरब जो है ना आक्रमण जो हुआ ये कहां से कनेक्शन था, इसका बेस कहां था? तो ईरान। अभी जो आपका ईरान है ना वही ईरान उस समय इसका बेस था। तो अरब आक्रमण के समय जो यहां पर जो अटैक किया सिंध पर किया, उस समय राजा वहां के थे कौन? दाहिर। तो अरब आक्रमण के समय सिंध का राजा कौन था? दाहिर। और सिंध की राजधानी थी आलोर, जिसका कि वर्तमान नाम रोहेरा है। इसी से पहला कॉन्फ्लिक्ट हुआ था। अब दाहिर के बारे में जान लीजिए। दाहिर कौन था? तो दाहिर के पिता का नाम था चच। दाहिर के पिता का नाम चच था। चच ने सिंध के जो राजा थे पहले, जिसका नाम था राय साहसी द्वितीय, राय साहसी द्वितीय ये सिंध के राजा थे। दाहिर के पिता के पहले राय साहसी द्वितीय की हत्या कर दी और गद्दी प्राप्त कर ली। ठीक है, तो सीक्वेंस समझ में आ गया। दाहिर के पिता कौन हो गए? दाहिर के पिता चच। और चच ने किसको मारकर गद्दी प्राप्त किया था? राय साहसी द्वितीय को मारकर गद्दी प्राप्त किया था और ये सिंध के शासक बने थे। अब अरब आक्रमण जो हुआ था इसके जानकारी की क्या क्या सोर्सेस हैं, कहां से हमें अरब आक्रमण की जानकारी मिलती है, उसको जरा समझ लीजिए। तो अरब आक्रमण के पीछे जो जानकारी है वो है चचनामा। एक पुस्तक है चचनामा, मतलब क्या हुआ? आपके दाहिर के जो पिताजी थे उसके बारे में एक पुस्तक है जिसको कहते हैं चचनामा, उसका इतिहास लिखा है। इसी से अरब आक्रमण की जानकारी हमें मिलती है। तो अरब आक्रमण के बारे में जानकारी देने का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत, सबसे प्रमाणिक स्रोत कौन सा है? चचनामा। यह पुस्तक मुख्य रूप से यह पुस्तक मोहम्मद बिन कासिम के किसी अज्ञात सैनिक ने लिखा था। उसके किसी सैनिक या सेवक द्वारा अरबी में लिखी गई। याद रखिएगा दो चीजें। चचनामा से किस आक्रमण की जानकारी मिलती है? तो सिंध आक्रमण का। या तो सिंध आक्रमण की जानकारी किस पुस्तक से मिलती है? तो चचनामा। चचनामा किसने लिखा? मोहम्मद बिन कासिम के किसी अज्ञात सेवक या फिर इसके सैनिक द्वारा लिखी गई थी, नाम पता नहीं, लेकिन इसकी जो भाषा थी वो अरबी भाषा में लिखी गई थी। मूल भाषा अरबी थी, हालांकि बाद में इसका ट्रांसलेट हुआ है और वो किसने किया वो भी आपको जानना चाहिए। ठीक है, बाद में चचनामा का ट्रांसलेट भी हुआ है। चचनामा को जो ट्रांसलेट किया पहले अरबी था, अरबी से इसको फारसी में अनुवाद किया। किसने किया? अली बिन अबू बकर कूफी। अली बिन अबू बकर कूफी ने इसको फारसी में अनुवाद किया। और चचनामा का फारसी से अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया? UM दाऊद पोटा। तो पहले ये अरबी में था, फिर ये फारसी में इसको ट्रांसलेट किया। फारसी में किया अली बिन अबू बकर कूफी, या खाली बकर कूफी याद रखिएगा, ऑप्शन मिल जाएगा। ठीक है, ये ऑप्शन में रहेगा ही, बकर कूफी। अब फारसी से फिर इसको संस्कृत में अनुवाद किसने किया? दाऊद पोटा। याद रखिएगा, आपका काम बन जाएगा, पूरा नाम भले याद ना रहे तो भी हो जाएगा। इसके अलावा और एक पुस्तक है किताब फुतूल अल बलदान। किताब फुतूल अल बलदान। देखिए इस्लामिक, अब हम लोग जब अब इस्लामिक काल में आएंगे ना मिडाबल में, ऐसा ही बड़ा बड़ा आपको नाम मिलेगा। ठीक है, ये सब आपको याद करने का आदत अभी डालना होगा। किताब फुतूल अल बलदान। और एक पुस्तक है, इस पुस्तक की रचना की थी बिलादुरी। तो बिलादुरी की पुस्तक किताब फुतूल अल बलदान, जो कि 9वीं शताब्दी की रचना है, 9वीं शताब्दी की रचना है। इससे भी सिंध पर अरब आक्रमण की जानकारी मिलती है। तो कौन कौन सा? पहला हो गया चचनामा, दूसरा क्या हो गया? बिलादुरी की पुस्तक जिसका नाम है किताब फुतूल अल बलदान। और किसने चचनामा का अनुवाद किया अलग अलग लैंग्वेज में, इसको आप याद रखिएगा क्योंकि ये पूछा जाता है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जाएगा। इसके अलावा और एक राइटर है आपको मीर मोहम्मद मासूम, जो काफी बाद के राइटर है, अकबर के समय का है ना, अकबर के समय का।
अकबर के दरबार के समय का ये कह सकते हैं लेखक है। इसने एक पुस्तक लिखी है तारीख ए सिंध। नाम से स्पष्ट है, तारीख ए क्या लिखा है, सिंध। सिंध यानी यहां भी सिंध आक्रमण की जानकारी मिलती है। तो आपसे ऑप्शन में पूछा जाएगा ना, मैच करने देगा, सिंध आक्रमण की जानकारी किससे मिलती है। तो ये सभी पुस्तकों का नाम आपको याद रखना होगा, मैचिंग वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने में आसानी होगी। तो मीर मोहम्मद मासूम की जो पुस्तक है तारीख ए सिंध, वहां से भी हमें अरब आक्रमण की जानकारी मिलती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है कि जब इसने दाहिर पर आक्रमण किया मोहम्मद बिन कासिम ने, क्या यह पहला आक्रमण था अरबों का? जी नहीं, इससे पहले भी अरबों का आक्रमण हो चुका था। 712 में मोहम्मद बिन कासिम आए थे, लेकिन वहां के जो इराक के गवर्नर थे अल हज्जाज कौन थे? जो इराक के आपके गवर्नर थे, उसने 711 में किसको भेजा था? आपका उबैदुल्लाह और वर्दुल। अल हज्जाज ने कासिम से पहले 711 में जो अरब थे उसमें उबैदुल्लाह और वर्दुल के नेतृत्व में भी सिंध पर आक्रमण करने के लिए सेना भेजी थी, जिसे दाहिर ने पराजित कर दिया था। यानी ये नहीं समझना है कि दाहिर एक कमजोर शासक था, वह पहले अरबों को हरा चुका था, ठीक है, लेकिन बाद में साजिश का शिकार हुआ, वह हारा। इसके बाद मोहम्मद बिन कासिम को भेजा। जब ये पराजित हो गए उबैदुल्लाह और वर्दुल, तब मोहम्मद बिन कासिम को भेजा। और मोहम्मद बिन कासिम को किसने भेजा? वही गवर्नर ने। कौन? अल हज्जाज, जो कि इराक का गवर्नर था, उसी ने भेजा। और ये सफल हुए, वो सफल हुए। कभी कभी पूछा जाता है, जब मोहम्मद बिन कासिम भारत पर आक्रमण किया, सिंध पर आक्रमण किया, उस समय खलीफा कौन था? यानी मुसलमानों का जो धार्मिक गुरु होता पूरे विश्व का, उसको खलीफा बोलते थे, जो कि आपका तुर्की में हुआ करता था। उस समय खलीफा कौन था? तो खलीफा थे वालिद, ठीक है, याद रखिए, खलीफा वालिद। इसको भेजा किसने था? अल हज्जाज। अल हज्जाज कौन था? इराक का गवर्नर। और खलीफा कौन था? वालिद, इसका नाम था वालिद। अब इसका आक्रमण का कारणों पर भी विवाद है। यह आक्रमण आखिर क्यों किया? आक्रमण के पीछे क्या रीजन था? तो आक्रमण के कारणों को दो तरीके से बांट कर देखा जाए। देखो, तात्कालिक कारण है ना, तात्कालिक कारण, एक होता है अस्थायी कारण। देखिए तात्कालिक कारण क्या होता है समझते हैं। जब आपका किसी से बहुत दिनों से टेंशन चल रहा है, ठीक है, बहुत दिनों से दोनों दुश्मन है, दूसरे के टेंशन चल रहा है, लेकिन अचानक से कोई कारण है जो भड़क गए आप लोग, ठीक है। मान लीजिए आप दो पड़ोसी हैं, बहुत एक दूसरे से रावली रख रहे हैं, है ना, प्रतिस्पर्धा रख रहे हैं, और दोनों से एक दूसरे से जल रहे हैं, है ना। आपको उसको देखकर गुस्सा आता है, उसको आपको देखकर गुस्सा आता है, लेकिन आप में लड़ाई नहीं हो रहा है, कारण बहुत लड़ने का, लेकिन लड़ाई लड़ नहीं रहा है। लेकिन अचानक से आपका घर से पानी निकला, उसका घर से पानी निकला, उसमें विवाद हुआ और मर्डर हो जाता है किसी का, है ना, तोड़ फोड़, हाथ काट लिया, पैर काट लिया। ये घटना क्या है? तात्कालिक नहीं है। ये घटना जो बहुत पहले का चला आ रहा था, और उसी का ये प्रतिफल है। एक ही घटना के कारण ऐसा नहीं होता है, उसके पीछे बहुत सारे कारण थे, और जो तुरंत घट गया वो तात्कालिक कारण हो सकता है। मान लीजिए आप 1857 का विद्रोह पढ़ते हैं, वहां बहुत सारे कारण थे अंग्रेजों से लड़ने के, लेकिन जो उसने चर्बी वाला कारतूस आया वो तात्कालिक कारण बना। उसी तरह यहां पर भी एक तात्कालिक कारण बना जिसने युद्ध को हवा दे दिया। तो तात्कालिक कारण हम समझते हैं क्या होता है। समुद्र, आपका केरल समुद्र के किनारे है ना, सिंध समुद्र के किनारे है, तो समुद्री डाकुओं ने श्रीलंका जा रहे, समुद्र में डाकू होते हैं, लुटेरे होते हैं, आपको पता है, तो श्रीलंका जो जा रहे थे जहाज, उसको लूट लिया। किसने लूट लिया? समुद्री डाकुओं ने। और इस डाकू से दाहिर का कोई संबंध नहीं, लेकिन यह देवल बंदरगाह पर लुटा गया। और देवल बंदरगाह कहाँ आता था? दाहिर के प्रशासन के अंतर्गत आता था। उसने दाहिर से कहा कि हमको इसका हर्जाना दीजिए, या तो डाकुओं को पकड़कर लाकर दीजिए। लेकिन दाहिर ने कहा, ना डाकू हमारा है, न हम उसको जानते हैं, तो हम हर्जाना क्यों देंगे, कोई जरूरत नहीं, हम हर्जाना नहीं देंगे आपको। इसी से दोनों में मनमुटाव हुआ, और इसीलिए वहां जो इराक के गवर्नर थे अल हज्जाज, उसने आक्रमण करने के लिए भेजा।
लेकिन यह एक कह सकते हैं तात्कालिक कारण के रूप में माना जाता है, लेकिन यही सिर्फ कारण नहीं था। इतना थोड़ा घटना के लिए इतना बड़ा कह सकते कांड नहीं हो सकता है ना। हर कोई डोनाल्ड ट्रंप तो नहीं है जो तुनक तुनक के लड़ जाए किसी से भी, ठीक है, तुरंत किसी से लड़ जाएगा, आपसे बात करते करते अचानक से आपको गाली देने लगेगा, है ना। तो सिंध की व्यापारिक महत्ता भी आक्रमण का महत्वपूर्ण कारण था, ये समझिए, ये इंपॉर्टेंट था। सिंध बंदरगाह शहर था, बंदरगाह था, शहर के समुद्र के किनारे था और व्यापारिक रूप से महत्वपूर्ण था, इसीलिए इस पर आक्रमण किया। कासिम जब आक्रमण किया तो कासिम किस मार्ग से आया ये पूछता है, तो मकरान तट से आया था। कासिम किस मार्ग से आया था, तो मकरान तट वाले मार्ग से कासिम ने आक्रमण किया था, पूरे प्लानिंग के तहत आक्रमण किया था और दाहिर को दोनों तरफ से घेर लिया, ठीक है। और दाहिर पूरी तरह तैयार भी नहीं था और पिछली बार जो हराया था, है ना, अरबों को, तो इसका मनोबल थोड़ा बढ़ा हुआ था, एक्स्ट्रा कॉन्फिडेंस था, इसी में ये हार गए। अब देखिए क्या हुआ, कुछ ऐसे हथियारों का भी कासिम ने प्रयोग किया जो उसके जीत में महत्वपूर्ण कारक रहे। तो 2 हथियारों का नाम याद रखिएगा, ठीक है। उसमें से पहला है मंजानिक। मंजानिक क्या था, पत्थर फेंकने का अस्त्र। एक था नापता। नापता क्या था, आग के गोले से गिरा था, इसमें आग का गोला गिरता था। और कहां गिराया, सबसे पहले कासिम ने देवल बंदरगाह के मंदिर को, उस समय देखिए मंदिर ही सबसे बड़ा संपत्ति का केंद्र था, अड्डा था, जहां सबसे ज्यादा सोना चांदी रहता था, इसीलिए मंदिरों पर ही ये लोग मुस्लिम आक्रमणकारी अटैक कर। जब बाद देखिए मोहम्मद गजनी आए, उसने भी मंदिरों को ही लूटा, वहां से वो संपत्ति लेकर जाते थे। इन लोगों को पता था मंदिर में बहुत पैसा है, मंदिर में बहुत सोना चांदी है, तो मंदिर पर ही अटैक किया। मंदिर पे अटैक किया। जिस हथियार का उपयोग, पहला मंजानिक, दूसरा है नापता। मंजानिक हो गया पत्थर फेंकने का और नापता हो गया आग का गोला फेंकने वाला हथियार, ठीक है। इसके बाद याद रखिएगा डेट, और एक युद्ध का नाम है 20 जून 712। 20 जून 712 को अब दाहिर से मोहम्मद बिन कासिम का सामना हुआ और दाहिर को पराजित कर दिया। और रावर का युद्ध, याद रखिएगा, रावर के युद्ध में पराजित किया और दाहिर जो है ना मार डाला, दाहिर की मृत्यु हो जाती है 20 जून 712 के युद्ध में। युद्ध का नाम है रावर का युद्ध, दाहिर इसमें पराजित हो गया। तो रावर के युद्ध में दाहिर पराजित हुआ 20 जून 712 ईस्वी को। दाहिर की मृत्यु के बाद इसकी जो एक पत्नी थी, है ना, दाहिर की मृत्यु के बाद इसकी पत्नी ने भी वहां पर कड़ा प्रतिरोध किया रावर में, और रावर के दुर्ग का रक्षा करने का प्रयास किया। जब इसको लगा, है ना, जिसका नाम था रानी बाई, दाहिर की विधवा का नाम क्या था, रानी बाई, इसने रावर के दुर्ग जहां पर दाहिर की मृत्यु हुई थी उसको रक्षा करने का काफी प्रतिरोध किया, काफी प्रयास किया, लेकिन बाद में कह सकते हैं कासिम के सामने टिक नहीं सका, इसने जोहर किया। जोहर समझते हैं, जब लगे कि युद्ध में उसका पति या उसका राजा हारने वाला है, तो महिलाएं इस मुस्लिम आक्रमणकारियों से अपने इज्जत आबरू को बचाने के लिए आग में कूद कर अपने जान दे देती थी, इसे कहते थे जोहर। आग में कूद कर अपने प्राण दे देना अपने इज्जत आबरू को बचाने के लिए, इसी को कहते हैं जोहर। और यह भारतीय इतिहास में पहला साक्ष्य है जोहर का। बाद में आप जानते हैं रानी पद्मावती ने अलाउद्दीन खिलजी की सेना के डर से 16,000 महिलाओं के साथ जोहर प्राप्त किया था, यानी अग्नि कुंड बनाकर 16,000 महिलाएं कूदकर जलकर मर गई। लेकिन इस तरह की प्रथा का पहला उदाहरण मिलता है दाहिर की पत्नी रानी बाई ने भारत में पहला जोहर किया था, है ना। जोहर का पहला प्रमाण कहां मिलता है, रानी बाई जो कि दाहिर की पत्नी थी। जैसा हमने पहले ही कहा कि भारत में जो विदेशी सफल होते हैं उसमें हमारे देश के गद्दार ही होते हैं, तो यहां भी गद्दार है। एक मोका नामक देशद्रोही, जिसका नाम था मोका नामक देशद्रोही ने दाहिर की, यहाँ दाहिर को हराने में एक प्रकार से कह सकते हैं मुखबिरी का काम किया। इसने कासिम की मदद की थी, तो मोका नामक देशद्रोही ने कासिम की मदद की थी, और शायद कासिम इसीलिए यहाँ सफल हो पाया। जब जब अंग्रेज भी सफल हुआ है, या जब जब कोई भी आक्रमणकारी भारत में सफल हुआ है, उसके पीछे हमारे लोग ही रहते हैं, ठीक है। रावर को जीत लिया, रावर को पहले जीता, दाहिर को मारा, इसके बाद कासिम ने ब्राह्मणवाद पर आक्रमण किया।
ठीक है, ब्राह्मणाबाद, जहां दाहिर का पुत्र जय सिंह ने मुकाबला किया लेकिन वो भी मारा गया। और यहाँ पर अंततः दाहिर की जो दूसरी रानी थी, रानी लाड़ी, इसका नाम था रानी लाड़ी, इसकी दो पुत्रियां, पहला हो गया सूर्या और दूसरा हो गया परमल देवी, को कासिम ने अपने कब्जे में ले लिया और इसको भेज दिया खलीफा के पास। खलीफा कौन था उसमें? खलीफा वालिद। सिनेरियो समझिए, रावण को में जीता, दाहिर को हराया, इसके बाद चले गए कहां? ब्राह्मणाबाद। ब्राह्मणाबाद में दाहिर के पुत्र कौन थे? जय सिंह, इसको हराया, इसको मारा। इसके बाद वहां जाहिर की दूसरी पत्नी थी रानी लाड़ी, उसको कब्जे में लिया और उसकी दो पुत्रियों सूर्या और परमल देवी को कब्जे में ले लिया और उसको लेकर खलीफा के पास भेज दिया। और बाद में कहा जाता है कि चचनामा में जो लिखा है, चचनामा जो लिखा गया है, सिंध का इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है, उसमें कुछ अतिशयोक्ति भी लग रही है। चचनामा में कहा गया कि दाहिर की पुत्रियों ने शिकायत किया, किससे? खलीफा से, कि आपके जो कासिम है, मोहम्मद बिन कासिम, उसने उसके साथ गलत व्यवहार किया है ना, दुराचारी का काम किया है। इसीलिए खलीफा वालिद ने कासिम को मृत्यु दंड दे दिया। ये चचनामा में लिखते हैं, लेकिन क्या वास्तविक कारण था नहीं पता, लेकिन चचनामा के अनुसार ये कहता है कि खलीफा वालिद ने इस घटना से क्रोधित होकर इसके शिकायत पर मोहम्मद बिन कासिम को मृत्यु दंड दे दिया। ठीक है, इसके बाद और एक चीज जान लीजिए, भारत में जजिया कर नहीं था। जजिया कर क्या होता है? कि जो गैर इस्लामी लोग होते हैं उसके सुरक्षा के नाम पर इस्लामिक सत्ता उससे कर वसूलती थी, जिसको जजिया कर कहते थे। ठीक है, जजिया कर, जजिया कर, ताकि आप सुरक्षित रह सके हमारे साम्राज्य में। तो भारत में पहली बार इसको वसूलने का काम किसने किया? मोहम्मद बिन कासिम ने। बाद में देखेंगे दिल्ली सल्तनत के काल में चला, इसके बाद आपका मुगल काल में चला। तो जजिया कर भारत में पहली बार किसने लागू किया? मोहम्मद बिन कासिम ने। सिंध के बाद कासिम ने 713 ईस्वी में मुल्तान पर भी आक्रमण किया और मुल्तान को जीता। मुल्तान से बहुत सारा उसको सोना प्राप्त हुआ, इसीलिए उसने मुल्तान का नाम सोने का नगर रखा। ठीक है, मुल्तान कासिम की अंतिम विजय थी, इसके बाद उसने भारत में कोई भी विजय अभियान नहीं किया। तो सोने का नगर किसको कहा था? तो मुल्तान को। 713 में मुल्तान को जीता। अब इसके प्रभाव को समझते हैं एक एक पॉइंट में। ठीक है, प्रभाव को समझते हैं। अकबरा आक्रमण हुआ तो भारत पे इसका क्या प्रभाव पड़ा, इसके प्रभाव को पॉइंट बाय पॉइंट नोट करिए। अरबों ने ऊंट पालन और खजूर की खेती का प्रचलन किया, और अभी भी भारत में ऊंट का पालन होता है, खजूर की खेती होता है ना। तो ये सब कहां से आया? अरबों से आया। ठीक है, ऊंट का पालन और खजूर की खेती अरबों ने भारत में शुरू किया। अरबों ने दिरहम नामक सिक्के को सिंध में प्रचलित किया। अरबों ने भारतीय अंकों को अपनाया। दिरहम नामक सिक्का किसने चलाया? तो अरबों ने भारतीय अंकों को अपनाया। अब वो भारतीय अंकों को अपने जोड़ घटाव जो करते थे चीजों का, उसमें उसका उपयोग करने लगे। इसके अलावा मतलब भारत और अरबों की बहुत सारी चीजें मिक्स हो गई है ना, मिक्स कल्चर डेवलप हो रहा। अरबों ने सिंधु नदी के तट पर महफूजा नामक नगर भी स्थापित किया। ये सब इसका प्रभाव देख रहे हैं। कौन सा नगर स्थापित किया? महफूजा। किस नदी के तट पर? सिंधु नदी के तट पर। ऑब्जेक्टिव के दृष्टिकोण सभी महत्वपूर्ण है। अब बाद में दिल्ली सल्तनत के काल में अमीर खुसरो नामक एक बड़े राइटर आते हैं, उसने कहा है, अमीर खुसरो के अनुसार अरब खगोल शास्त्री अबू मासर, अरब खगोल शास्त्री जिसका नाम है अबू मासर, जिसने 10 वर्ष तक बनारस में रहकर खगोल शास्त्र का अध्ययन किया। कहां रहे? बनारस में। तो अरब के किस खगोल शास्त्री ने बनारस में 10 वर्ष रहकर खगोल शास्त्र का अध्ययन किया? तो अबू मासर ने। किसने? अबू मासर ने। ये सब उसका प्रभाव देख रहे हैं, अरब आक्रमण का प्रभाव देख रहे हैं, क्या क्या प्रभाव हुआ। इसके बाद 731 ईस्वी में अरबों ने सिंधु नदी के तट पर मंसूरा नगर स्थापित किया। मंसूरा नगर भी स्थापित किया 731 ईस्वी में। सिंधु नदी के तट पर पहले कौन सा शहर है? महफूजा। अबरी कौन सा शहर हो गया? मंसूरा। महफूजा और मंसूरा शहर अरबों ने स्थापित किया था। किस नदी के तट पर? तो सिंधु नदी के तट पर।
हिंदू शब्द का पहली बार प्रयोग अरबों ने ही किया था। हिंदू शब्द का पहली बार प्रयोग किसने किया था? अरबों ने। बेसिकली ये सिंधु को ही हिंदू कहते थे और एक प्रकार से कहते हैं हिंदू शब्द का पहली बार प्रयोग करने का श्रेय भी अरबों को ही जाता है। अब हमारा जो प्रभाव है, प्रभाव सेगमेंट में और 2 पॉइंट को देख लेते हैं। और क्या प्रभाव पड़ा? एक इतिहासकार लेनपुल के बारे में लोग बाद में पढ़ेंगे, आपका दिल्ली सल्तनत के काल में और मुगल के काल में। लेनपुल क्या कहते हैं? लेनपुल कहते हैं कि सिंध पर अरब आक्रमण भारतीय इतिहास में एक घटना, इस्लामी इतिहास में परिणाम विहीन था। मतलब इस्लामी इतिहास में परिणाम विहीन था। अतः सिंध विजय के राजनीतिक परिणाम अल्पकालीन रहे, सांस्कृतिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण घटना थे। इनका कहना है कि ये जो है ना प्रभाव देखा जाए तो संस्कृति के क्षेत्र में प्रभाव पड़ा। भारत की संस्कृति सिंध की संस्कृति मिली, जैसे अरबों ने हमारे अंकों को अपनाया, उसने हमारे खगोल शास्त्र का अध्ययन किया, यानी सांस्कृतिक प्रभाव देखा जाता है। लेकिन इसका कोई राजनीतिक परिणाम नहीं निकला, यानी परिणाम विहीन रहा। राजनीतिक रूप से परिणाम इसका कुछ भी मुस्लिम सत्ता के लिए अच्छा नहीं रहा। ठीक है, आगे एक इतिहासकार है, आपका नाम है, जिसका नाम है वुलजले हेग ने अरबों द्वारा सिंध विजय को भारतीय इतिहास की आकस्मिक कथा मात्र बताया। यानी इसके अनुसार भी इस आक्रमण का कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ा। ओवरऑल हम लोग कह सकते हैं कि अरब आक्रमण का जो प्रभाव अगर हम लोग देखते हैं मुख्य रूप से वो संस्कृति के क्षेत्र में पड़ा और दीर्घकालीन रहा। बाद के राजनीतिक क्षेत्र में कुछ विशेष प्रभाव नहीं पड़ा। ठीक है, तो साथियों इसी प्रकार अगर आपको भी जेट पेपर 2 इतिहास की दमदार तैयारी करनी है, इतिहास में जो रिजल्ट आएगा 6% उसमें से एक सीट अगर आपको भी चाहिए तो जल्द से जल्द एग्जाम फाइटर ऐप को डाउनलोड कीजिए और आप हमारे ऐप के साथ जुड़िए और बिल्कुल पूरा कोर्स कंप्लीट वहां पर कराया जाएगा, एक एक पॉइंट को कवर कराया जाएगा और बाद में प्रैक्टिस सेट भी आपसे कराया जाएगा। अगर आप चाहते हैं आपको सारे क्लासेस मिले तो जल्द से जल्द ऐप को डाउनलोड कीजिए। ऐप कहाँ मिलेगा? तो ऐप, इसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, ऐप का लिंक। और ऐप जब डाउनलोड कर लेंगे तो आपको इस प्रकार कोर्सेज दिखेगा, है ना। आपको जो भी कोर्सेज चाहिए यहाँ पे देखिए, जेट पेपर 2 हिस्ट्री की क्लासेस है, जेट पेपर 2 हिस्ट्री, आप इसको ज्वाइन कर लीजिए और वहां पर आपको पीडीएफ नोट्स भी मिल जाएगा, क्लास रिकॉर्डेड भी मिलेगा, क्लास लाइव भी मिलेगा और बाद में प्रैक्टिस सेट भी मिलेगा। तो चलिए फिलहाल साथियों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक नई क्लासेस में बहुत ही जल्द अगली वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड।